मेरा सर फेवरेट टॉपिक है बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स और ऑफरिंग्स वैसे ही हैं ऑल अराउंड दैट। या तो और मैं देखता हूँ कि बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बहुत सारे लोग ट्रिवियल सी गलती कर रहे होते हैं और उसकी वजह से उनका बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं हो पाता। एंड दैट इज़ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ ट्रीटिंग वाटर। नेचुरली आप माइक्रोब्स डाल के डिग्रेडेशन कर रहे हैं एंड आई थिंक देयर इज़ लॉट मच मोर टू बी एक्सप्लोर्ड इन दिस स्पेस। और मैं चाहता हूँ कि कुछ आप मुझे इम्पोर्टेंट कुछ टिप्स बताएं। मैं आपको बताता हूँ संजय जी, इफ यू रिमेम्बर 2 साल पहले एक केस आया था मेरे पास। प्लांट वाज मेड बाय वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ऑफ आवर कंट्री एट ए बेवरेज कंपनी इन राजकोट। द प्लांट वाज डिजाइन फॉर 130 स्केल के लिए डिजाइन किया हुआ था, बट उनको 40 स्केल के ऊपर कभी वो पहुंच नहीं पाए। उन्होंने डायरेक्ट जो है वो ओनर्स जो है वो उन्होंने मुझे कॉल किया। मैंने उनको पूछा भाई आपकी क्या कैपेसिटी क्या है। उन्होंने बताया ऐसा। मुझे लगा कि शायद यार छोटा प्लांट है, क्या बुलाएंगे। ठीक है, मैंने उनको बोला सर मैं आपको फ़ोन पे गाइड कर देता हूँ, आप कर लो। पता नहीं 1 हफ्ता 10 दिन के बाद उनका एक कॉल आया। इट वॉज सैटरडे। तो उन्होंने बोला कि उमाकांत भाई आपको जो है ना मैं अभी टिकट भेज रहा हूँ, आप मंडे आ जाओ। मैं जाके पहुँचा, प्लांट देखा। 2 दिन में था। उनका लैब केमिस्ट से भी इंटरेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ। आई सॉ द प्लांट, कैलकुलेशन भी कर लिया। प्लांट डिज़ाइन तो प्रॉपर हुआ था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि प्लांट डिज़ाइन प्रॉपर नहीं हुआ था। प्लांट डिज़ाइन वाज परफेक्ट, बट देयर आर ऑपरेशनल इश्यूज। उसके वजह से वो ट्रीट नहीं कर पा रहे थे। विद इन 2 मंथ्स, वेरी स्पेसिफिक आई विल टेल यू, 1 मंथ 15 डेज, उसके बाद जो है ना वी गॉट 96 स्केल पर डे ट्रीटेड। ठीक है, there are certain other issues. We could not go beyond 110, मीन्स 110 स्केल के ऊपर हम जा नहीं पाए। ठीक है, बट 110 स्केल अचीव हो गया, जबकि प्लांट डिजाइन था 130 स्केल का। ठीक है, बट एटलीस्ट ही वॉज हैप्पी कि जो 40 स्केल का ही रीच्ड अप टू 110 स्केल। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देयर आर सर्टेन एरियाज लाइक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जब हम बोलते हैं ना कि उसमें बहुत सारा चीज़ें होता है। MLSS क्या मेंटेन हो रहा है, MLVSS क्या मेंटेन हो रहा है, पीएच कितना है, पीएच का ट्रेंड क्या है, रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है कि नहीं है, टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एनारोबिक ट्रीटमेंट इज़ गुड एट 38 to 40 डिग्री, मेसोफिलिक टाइप डाइजेशन, राइट। बट डाइजेस्टर से जब पानी बाहर आता है इट इज़ 38 डिग्री जब आएगा वो एरेशन टैंक में जाएगा, दैट विल डिस्टर्ब। ओके, एरेशन टैंक की जो टेम्परेचर है दैट रेंज इज यस इट इज अप टू 39, बट द बेस्ट टेम्परेचर इज लाइक अराउंड 32 डिग्री। देयर इज a reason, because there will be a rise in temperature when we are feeding some compressed air. Okay, compressed air means blower or whatever. Okay, so there will be some temperature rise because of the air. So that's limited, not much, 0.6 degree centigrade to 1.5 degree centigrade, not much. Average you can take 1 degree temperature. So 32 plus 1, 33. But there is a pseudo temperature rise. It's a new term probably. I think I have spoken to you earlier. पहले भी मैंने आपको बताया सेडो टेम्परेचर राइज इज बिकॉज जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है, ओके, बैक्टीरियाज आर वर्किंग ऑन इट, सो उसमें एक टेम्परेचर खुद राइज होती है। ड्यू टू दैट ऑल्सो देयर इज अ टेम्परेचर राइज। ओके, सो दैट डिपेंड्स ऑन द BOD COD. इफ इट इज हायर द टेम्परेचर राइज विल बी मोर, इफ इट इज लोअर इट विल बी लेस, बट इट विल बी देयर. It's because of the bacteria are working and all. See, like our body, it's always create some temperature. ज़्यादा मेहनत होगी तो ज़्यादा कुछ काम करते हो तो ऑटोमेटिकली द टेम्परेचर राइजेस इन द बॉडी. तो ये इसको सेडो टेम्परेचर राइज, मेटाबॉलिज्म, यस, मेटाबॉलिज्म जैसे है उसी तरफ से ये होती है. इसलिए हम बोलते हैं कि 32 डिग्री टेम्परेचर आप फीड करो टू द एरेशन टैंक. सो अल्टीमेटली इट विल बी इन द रेंज ऑफ 32 to 38. So in that range it will always remain there in the aeration tank. And the digester, as you know, it's a 38 to 45 degree, and the best temperature 41 degree. What I have seen, 41 degree temperature you get best result out of the anaerobic. But the issue is anaerobic से आप अगर direct डाल देते हो, so that 41 degree goes into the aeration tank, then there is a problem, number one. Number two, still the dissolved gases are there. So what do? Normally we have a gas settling tank and a pre-aeration tank, stripping of the gas,
Okay, in some time if it is required, you should put it through a cooling tower before putting to the aeration tank, so that the temperature should come down, because 41 to 32 is 9 degree temperature difference. कूलिंग टॉवर की क्या कॉस्ट होगी सर? I think cooling tower is costing hardly 12 or 13 lakh rupees, not much. और कूलिंग टावर से कितना ड्रॉप हो जाता है See, drop you have to design, the cooling tower person has to Okay. design, but yes, it comes down. It will come down. Our temperature in textile has come down from, like 48, 50 degree to 32 degree. That's very good, sir. So why not it will happen? So again, like the RH and all those factors are there, but the size of the cooling tower will be a little bigger. And for ATP particular, effluent या फिर जो सीवेज है, उसके लिए सीवेज में तो नहीं होता है टेम्परेचर ज़्यादा, इंडस्ट्री में होता है, तो उसकी जो साइज है वो बड़ा हो जाता है जो नॉर्मल कूलिंग टावर से. नॉर्मल कूलिंग टावर पानी के लिए आप यूज़ कर रहे हो, एफ्लुएंट के लिए थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ सस्पेंडेड सॉलिड है, TDS है, बहुत कुछ फैक्टर्स जो है दैट नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. इट्स वर्क्स वेरी नाइस. सो उसमें जैसे मैंने आपको बताया MLSS, MLBSS, हर एक चीज़ है. MLSS को ही सिर्फ एनालाइज करते हैं, MLBSS कोई नहीं करता है, जबकि प्लांट इज डिजाइंड ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ MLBSS. ये एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो कोई नहीं सोचता है, क्योंकि MLSS में इनऑर्गेनिक डेड मैटर भी होगा. करेक्ट. और MLBSS इज द लाइव बैक्टीरिया का सिम्टम होता है. अब जैसे और एक कई जगह पर होता है प्लांट की डिजाइन प्रॉपर नहीं है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो. अब प्लांट डिजाइन में क्या होता है कि जैसे एरेशन टैंक, सब लोग ठीक है एरेशन टैंक कोई कॉपी पेस्ट कर दिया, इतने का बना दो, इतना बना दो, ऐसा नहीं होता है. एरेशन टैंक की डिजाइन होती है बेस्ड ऑन MCRT. व्हाट डू यू कॉल इट? MCRT इज मीन सेल रेजिडेंस टाइप. वो अल्टीमेटली वो डिसाइड करेगा कि कितना दिन का रिटेंशन होना चाहिए एरेशन टैंक में, ठीक है. और उसके काइनेटिक्स होती है कि हर एक एफ्लुएंट का काइनेटिक्स अलग अलग होता है. ओके, एंड MCRT इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक आपके पास एक बुक है आपका ऑफिस में, मैंने देखा. So you have to go through that book. Yeah, yes, sir. So it is written there. Okay. Biology is quite interesting, sir. No, biological is interesting. You are dealing with the live bacteria, and what bacteria can do, nobody can do. Okay. They are very compatible. And one more aspect, people say bacteria मर जाते हैं. They normally don't die. Okay. Die means क्या होता है? They go from one phase to another phase. Sometimes they become dormant. ओके, बिकॉज ऑफ जो एनवायरनमेंट है उनके लिए. सपोज pH है, अब एरेशन टैंक का pH अगर आपका 8.5 के ऊपर चला गया तो क्या होगा? बट देयर विल बी डॉर्मेंट पोजीशन विल कम, और मे बी इट विल बिकम एनारोबिक ऑल्सो. ओके, DO कम हो गया, एनारोबिक हो जाता है. ओके, सो DO भी मेंटेन करना जरूरी है. अब क्वेश्चन आ रहा है, जो ब्लोअर की एयर है, इज इट सफिशिएंट? वो भी एक क्वेश्चन है. अब कई बार क्या होता है कि लोग ब्लोअर लगा देते हैं, टंकी इतना सा है, ब्लोअर इतना सा लगा. Air calculation is most critical part in the effluent treatment plant or in the sewage treatment plant. अब suppose Bombay से, I am from a city from Bombay, so which is at almost at sea level. जी. वहाँ पे air की density ज़्यादा होता है. Correct. अब suppose somebody is doing a plant design, तो बेंगलोर के लिए कर रहे हैं. बेंगलोर is almost 1 kilometer above the mean sea level. वहाँ पे density कम हो जाता है. Again, RH, relative humidity. Relative humidity plays a greater role. ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो फिर आपका ऑक्सीजन के लेवल भी कम होता है. सो वो सारे फैक्टर को आपको लेना होता है. क्या जो बेसमेंट्स में प्लांट्स होते हैं वहाँ पे क्या एयर कम होती है, ऑक्सीजन कम होती है, या फिर अगर कोई बेसमेंट में ऑक्सीजन इज आई बिलीव इट्स 20%, विल इट बी डिफरेंट इन अ बेसमेंट? नो, बेसमेंट में डिफरेंस नहीं होता है, बट इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड. वेल वेंटिलेटेड. यस, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, बिकॉज आप जब एयर सप्लाई करते हैं थ्रू ए कंप्रेसर, टैंक से भी जो है, एरेशन टैंक से भी जो है, सारे एयर तो कंज्यूम नहीं होते हैं ना. सो हार्डली 8 to 10% or 20% ऑफ एयर इज absorbed. Okay, rest has to come out. Okay, so it should be well ventilated. अगर उसी एयर अगर सर्कुलेट होता रहेगा, क्योंकि उसके साथ साथ CO2 भी तो आता है. करेक्ट. आपका CO2 भी रिलीज होता है एरेशन टैंक से, तो सेम एयर विल कीप ऑन सर्कुलेटिंग. वो प्रॉब्लम होगा. I'll tell you a very interesting thing. एक प्लांट मैंने विजिट किया हुआ था. इट्स अ फार्मा कंपनी. ओके, सो उनका वहाँ पर DO का भी ऐसा इशू था एंड ऑल दोस. इट्स अ API यूनिट एक्चुअली. फार्मा मीन्स API, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट. सो वहाँ पर जो है, आई सजेस्टेड देम टू शिफ्ट द एरेशन टैंक टू अनदर प्लेस व्हिच इज अबाउट 500 मीटर अवे. अच्छा.
बिकॉज वहाँ इतनी जो है पोल्यूटेड एरिया था, बिकॉज सॉल्वेंट्स काफ़ी थे, तो उसी एरिया में वो एयर में सॉल्वेंट्स की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा था। जो उड़े आप नहीं, वो सॉल्वेंट जो है ब्लोअर क्या कर रहे हैं, वो सॉल्वेंट को भी खींच के लेके ईटीपी में डाल रहे हैं। ठीक है, इट मे नॉट बी डिजॉल्व्ड और बट इट अफेक्ट्स द एरेशन सिस्टम, डिप्लीट्स द ऑक्सीजन लेवल। ये चीज़ को कोई ध्यान नहीं देता है, बोलते नहीं यार हम तो जगह यहीं पे है, यहीं पे लगाओ, ये करो। सो द जो डिजाइनर होता है ना, ही हैज टू लुक इनटू ऑल दिस आल्सो। सो प्रोसेस डिजाइन ऑफ द ईटीपी इज आल्सो वेरी क्रिटिकल, इट्स नॉट दैट इजी। ठीक है, अगर उसको पहले से ध्यान दिया जाए तो क्या होगा, ये भी चलेगा। और बायोलॉजिकल में अब जैसे MLS है, ज़्यादा हो जाता है, स्लज रिमूवल नहीं होता है, योर स्क्रू प्रेस और सम डी-वाटरिंग सिस्टम यू हैव टू हैव इट, तो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। अब क्लैरिफायर भी एक पार्ट है इन बायोलॉजिकल सिस्टम, यू कैन नॉट डिस्कस विदाउट क्लैरिफायर। व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लैरिफायर? कई बार हम देखते हैं एरेशन टैंक तो बढ़िया है, उसका सेटलिंग भी बहुत अच्छा है, बट वो आउटपुट नहीं मिल रहा है। But the clarifiers are smaller sometime, I have seen the size. Clarifier design should be based not only on SOR, surface overflow rate. Okay? Surface overflow rate पे आप नहीं सिर्फ नहीं करना चाहिए. There is also SLR, solid loading rate. Solid loading rate. ये दोनों को आपको जो है लेके करना है कि कौन सा जो है बड़ा साइज आता है, तो उसी हिसाब से आप करो। And it's well written in the books, text books. But क्या होता है, I don't want to blame, but अभी कई लोग क्या है, चलो कुछ जो एंटरप्रेन्योर है हमारे एज के, उन्होंने दे हैव नॉट सीन द बुक्स और XYZ बिकॉज दे आर नॉट प्रोफेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियर्स और दे हैव नॉट नेवर डेडिकेटेड देमसेल्फ टू सेव द एनवायरमेंट। बट टुडे आज की जो जनरेशन है, आई ऑलवेज सजेस्ट यू बाय ए बुक, गो थ्रू इट, यू हैव ए प्लांट, कोरिलेट इट, स्टडी इट। आई टेल यू, वन ऑफ माय एक्स कलीग ड्यूरिंग लॉकडाउन ही कॉल्ड मी, लगी क्या हुआ ना सर, ये क्लैरिफायर ऐसे हमने दिया था एंड कंसल्टेंट रिजेक्टेड एंड इट्स अ बिग कंसल्टेंट। व्हेन आई आस्क्ड कि ही सेड कि सर मैंने ऐसे लिया है, बोला कि व्हाई यू नीड सच ए बिग मोटर फॉर ए स्मॉल क्लैरिफायर, यू डोंट नीड। ही गॉट शॉक्ड, देन ही सेड कि सर क्या बात कर रहे हो, बोला कि यस यू डोंट नीड इवन नॉट इवन क्वार्टर HP, 0.25 HP के ऊपर भी आपको जरूरत नहीं है, इतना छोटा सा क्लैरिफायर आपका। कैलकुलेशन सेज दैट, एंड यू नो these things are very difficult to make understand our Indian customers also, or some OEMs also. You just go to Europe, you'll be finding very accurate, up to 30-meter diameter of secondary clarifier. You don't need more than a half HP motor. Can you imagine? That's very interesting, sir. But यहाँ पे क्या है हमारे देश में ना, अरे 10 मीटर है 1 HP लगा दो, 20 मीटर है 5 HP लगा दो। So ये सब जो है ना बिना कैलकुलेशन वाले लोग हैं। इसमें क्या है, यू गो थ्रू द कैलकुलेशन, यू हैव टू सेव एनर्जी एज वेल। नाउ एनर्जी, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट एनर्जी, दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड। आपका SBI क्या है, आपका MLS कितना है। एरेशन टैंक डिजाइन इज बेस्ड ऑन MLVSS, रिमेंबर वन थिंग, बट क्लैरिफायर इज डिजाइन इज बेस्ड ऑन MLSS, SLR, SOR. Okay, and the mechanism is what? Mechanism is just to scrap out the sludge to the center. So what is the torque requirement? All you get. There are formulas. So that is what I teach, or I suggest these young generation engineers, chemical engineers or environmental engineers, please just do not follow your boss. You study, put the best of the things, and you get best of the thing out of it.